सो फर्स्ट ऑफ ऑल जागृति जी अपने बारे में बताएंगे ज़रा। बाई प्रोफेशन आई एम आर्टिस्ट, मैं स्कल्प्टर हूँ और मैं कैंसर सर्वाइवल हूँ और बस अब अच्छे से जीने की तैयारी चल रही है और क्या। ओके, सो मैम कैंसर के बाद आपकी जर्नी कैसे रही और कैंसर का जो टाइम पीरियड था वो कैसा था आपके लिए, ज़रा शेयर करेंगे। बहुत ही ख़राब था। जैसे होता है कि जैसे मुझे लगा मुझे डेथ सेंटेंस सुना दिया गया कि अब टाइम ख़त्म हो गया है, अब बचेंगे नहीं, बस दिन गिन रहे। इट्स वेरी बैड, क्या बोलेंगे, मैं इतना ख़राब। शायद सारे पेशेंट के साथ यही होता है। हम कभी सोचा नहीं ना कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है, तो वही। लेकिन विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो और मैंने सोचा ऐसे ही इतनी इजीली हम कैसे मर सकते हैं, इतनी जल्दी नहीं मरेंगे। मैं हमेशा यही सोचती थी कि नहीं, जाने के पहले तो कुछ ऐसा करके जाएंगे, मीन्स ऐसे इजीली नहीं मरना है। तो डॉक्टर्स ने आपको क्या कहा था उस वक्त? आपने बताया था एक स्टेज था तो डॉक्टर्स ने कुछ चीज़ें बोली थी, तो क्या कहा था उस वक्त? डॉक्टर्स ने बोला कि 3rd स्टेज ओवर हो चुका है, तो बचने के चांसेस बहुत ही कम हैं। 20% चांसेस है कि मैं बच सकती हूँ, ऐसा डॉक्टर ने बोला था। ओके, एंड आपको क्या लगा कि क्या चीज़ थी जिससे आप रिकवर कर पाए? मैं बोलूँगी कि मेंटल स्ट्रेंथ बोलो, विल पावर बोलो, या जो बोलते हैं ना कि ठान लो, बस जीत पे अड़ जाओ। तो कहीं कुछ मुझे लग रहा है कि मेरे केस में ऐसा हुआ। दूसरा, मैंने वो टाइम पे होता है सारे रिलेटिव आके हर चीज़, ये करो वो करो, शुगर बंद कर दो, वो कर दो, यानी मैंने फ़ोन लेना बंद कर दिया, फ़ोन हटा दिया, आइसोलेट कर दिया अपने आप को। मिलती नहीं थी, मिलने आते थे लोग तो भी वो मेरे घर वालों से मिल के चले जाए, मैं नहीं जाती थी क्योंकि मुझे सुनना नहीं था उनका ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि हमेशा वही होता ना, ऐसे हर कोई वही बताता रहता है। ओके, तो कितना टाइम लगा आपको वो टर्न अराउंड आने में? जैसे कि जब कैंसर हुआ था उसके बाद कैसे चीज़ें ठीक हुई? कैंसर 2023 में 23, अभी भी मुझे डेट याद है, 24 डेट को मुझे डॉक्टर ने बोला, सारे टेस्ट वगैरह कर दिए कि अब ये है, अब आपको ट्रीटमेंट चालू होगी, आप रेडी हो जाओ। तो ये कि ओवरियन कैंसर था, मुझे 3रा स्टेज क्रॉस हो चुका था। और फिर मैंने प्लानिंग किया कि चलो अब मरना ही है या वॉटएवर जो भी है, हमारा एक नेचर होता है ना कि प्लानिंग करो, तो मेरा हमेशा रहा कि हर चीज़ का एक अच्छे से प्लानिंग करते हैं। तो मैंने भी प्लानिंग किया कि मैंने सोचा कि अब मैं तो बेड में हूँ, तो मेरा दिमाग ब्रेन सोच रहा है। मैं विपासना मेडिटेटर थी, तो मैंने विपासना चालू कर दिया, लेकिन स्टिल बहुत सारा टाइम था कि मैं बेड में ही हूँ और काफ़ी सारी साधना करने के बाद भी टाइम बचता था, तो मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे ब्रेन को कुछ काम देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा, और ऐसा काम कि वो ऑक्यूपाइड रहे, भले मैं फिजिकली कुछ भी नहीं करूं, लेकिन मेरे ब्रेन को कुछ काम देना है। बोलते हैं ना कि बंदर को सीढ़ी पकड़ा दो, चढ़ेगा उतरेगा, वो टाइप वाला मैंने सोचा। तो एक्चुअली 2019 में जब कोरोना आया, तो तभी मेरा एक रिसर्च चालू हो चुका था कि क्यों हुआ इतना सारा, हर चीज़ हमने प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर दिया है, एनवायरनमेंट खराब कर दिया है, क्यों ना हम वापस अपने रूट की तरफ जाए, या पहले हम जैसे रहते थे एकदम नेचुरल वे में, अच्छा खाए, कैसे हम वो लाइफस्टाइल जीने का। तो मैंने उस टाइम ही रिसर्च चालू कर दिया था, तो वो एक थोड़ा होमवर्क था मेरा कि कैसे हम कर सकते हैं। बाद में उसी चीज़ का मेरा फ्रेंड मुझे मिलने आया, रिटायर्ड है, वो भी मलयाली है, बोले मेरे पास इतना मैं हेल्दी हूँ लेकिन रिटायर्ड हो चुका हूँ, काम ही नहीं है। देन मैंने सोचा ठीक है, चलो ये अच्छा मिल गया मुझे। तो मैंने बोला आप मेरा काम कीजिए, मैं ये बायो एंजाइम के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, तो मैं आपको गाइड करूँगी। ऑल्टरनेट डे वो मुझे मिलने आते थे, तो एवरी मैं सोच लेती कि अभी उनका क्या रहेगा, क्या हमको एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी कि बायो एंजाइम एक ऐसा चीज़ है जो लाइव बैक्टीरिया है, एंजाइम से, और उसकी शुरुआत हुई थी डॉक्टर रुसुकॉन, थाईलैंड की एक रिसर्च डॉक्टर है, फीमेल, उसने की थी। और उसने एक कुछ रिसर्च में करते करते एक ऐसा मोड आया कि उनको एक चीज़ ऐसी मिल गई कि वो बैक्टीरिया, ऐसे भूखे वाले बैक्टीरिया जो जोड़ बना लेते हैं, तो डर्ट है या वॉट एवर चीज़ है उसके साथ वो बॉन्ड कर देते हैं, एंड देन वो इनएक्टिव हो जाते हैं।
यानी बोल सकते हैं कि एक ऐसा एंजाइम जो हमारे डे टू डे लाइफ में क्लीनलीनेस के लिए, हाइजीन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन इट्स नॉट हार्मफुल। उनका पीएच हमारे ब्लड का पीएच जितना, पानी के पीएच जितना रहता है। तो मेनली बच्चों के लिए या कैंसर पेशेंट, जो भी, हमारी स्किन इतनी सेंसिटिव है तो वो हमारे कुछ स्किन को कुछ ये नहीं करेगा, वो एकदम नेचुरल प्योर है। खाली उनको कुछ तरीका है, हमको बस वो देख लेना कि उसको हम कैसे यूज़ करें। तो मैंने वही बनाना चालू किया। शुरुआत लेमन बायोएंजाइम से हुई, फिर आंवला, फिर मैंगो, फिर मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। ब्लैक हल्दी मंगाया गया, उसका भी एंजाइम बनाया। फिर सारे फ्लावर्स की बारी आई, तो सारे फ्लावर्स जितने भी अवेलेबल थे उनका मैंने बायोएंजाइम बनाया। इस प्रक्रिया में 3 महीना लगता है बनाने में। तो और बिना सनलाइट, बिना ऑक्सीजन करना पड़ता है, क्योंकि जब चीज़ को हम डालते, शुगर, पानी और उसका प्रपोर्शन है, रेशियो है, उस प्रपोर्शन में हम अगर एंजाइम डाल देंगे तो वो प्रक्रिया चालू, जैसे हर नेचुरल चीज़ सड़ना चालू होती है ना, तो वो वही प्रोसेस है कि सड़ता है। एंड देन उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए सड़ने के लिए। अब क्या होता है कि अगर हम एक बॉटल के अंदर या कुछ पैक जार में बनाएंगे, ऑक्सीजन एक टाइम के बाद खत्म, फिर उनको ऑक्सीजन चाहिए बट है नहीं, देन बिना ऑक्सीजन उसकी प्रक्रिया चालू होती है। और सनलाइट नहीं होनी चाहिए, पूरा डार्क अंधेरा होना चाहिए। एंड देन 99 डेज में वो रेडी हो जाता है। यानी आपको जो कैंसर हुआ तो आपने जब उस पर रिसर्च करना शुरू किया कि ये है क्या हो सकता है? हाँ, उस टाइम ऐसा हाल था कि मेरा स्किन इतना सेंसिटिव हो गया, न मैं शैम्पू, साबुन कुछ भी यूज़ ही नहीं कर पा रही थी। पूरा सर में सेप्टिक हो गया, छोटे छोटे फोड़े हो गए, स्किन में ऐसे फट के खून आता था। जैसे केमो लेके मैं आती थी ना, तो वो ब्लीड होता है, ऐसे किसी ने ब्लेड मार दिया या किसी ने ऐसे सुई से ऐसे ऐसे पियर्स कर दिया हो, तो सडनली पेन होता था, देखते वहाँ से ऐसे ब्लड आ रहा है। तो इतना रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं कुछ यूज़ नहीं कर पा रही थी। तो मेरे लिए ही मैंने चालू किया कि मैं ऐसी क्या चीज़ बनाऊँ जिससे मैं नहा सकूं और मुझे तकलीफ नहीं हो, क्योंकि साबुन से भी मुझे जलन होती थी। Okay. तो जो आपने अलग अलग प्रोडक्ट्स या कुछ उन पे रिसर्च किया, फिर आपने बनाया, तो इसको आपने मतलब किसी पे टेस्ट करके देखा या कहीं लैब में रिसर्च करके देखा, वो कैसा रहा? जी, सबसे पहला टेस्ट तो मैंने अपने आप ही किया, अपने ऊपर ही किया, अपने घर के ऊपर। उसके बाद मैंने, जब मुझे लगा कि अब मेरी प्रोडक्ट सही है, फिर मैंने उसको लैब टेस्ट कराया। तो 2 लेबोरेटरी में कराया, एक सीमा, दिल्ली में है सीमा लैब टेस्ट, और एक है, तो दोनों जगह मैंने मेरी प्रोडक्ट का लैब टेस्ट किया। एंड देन मुझे पता चला कि नहीं, वो सही है, मीन्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो भी जिसको भी कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो आप उसे क्या सजेशन देना चाहोगे, बिकॉज आप उसे बीट कर चुके हो? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि कैंसर होना ही नहीं चाहिए, उसकी तैयारी। खैर, आपने क्वेश्चन सेकंड वाला पूछ लिया, तो अब जब हो गया है तो अब हम पूरी फैमिली को फाइट देनी पड़ेगी। तो पूरी फैमिली की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि कैंसर खाली एक इंसान घर में एक को हुआ है तो वो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, यानी पूरी टीम चाहिए कैंसर के साथ फाइट करने के लिए। तो सबसे पहले तुम्हारे फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत सपोर्टिव होने चाहिए, पहली बात। बाकी मेन हमारा फूड तो, और हमारा हर चीज़ रेगुलेट करना, सुबह उठने से लेके रात सोने का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। फूड के अंदर मिलेट शामिल होना चाहिए। बाजार का खाना टोटली बंद, मेनली मैदा तो खाना ही नहीं चाहिए। उसमें ब्रेड से लेके सारी चीज़ें आ जाती है जो मैदा से बनी हुई है। दूसरा, बाजार का खाना पाम ऑलिव ऑयल से फ्राई करते हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग होता है कि 6 महीने तक खराब नहीं होता, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉकेज होने का चांसेस रहता है, हार्ट ब्लॉकेज या हमारी कोरोनरी का, कैंसर कारक है बोल सकते हो। और बाज़ार का सारा फूड पैकेट फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव डाला है। तो फिर फ्रूट डाइट, एक टाइम का खाना, पूरा फ्रूट डाइट, और वो फ्रूट खाना है वो टाइम में अवेलेबल है, न ही फ्रोज़न खाना है, न ही बहुत कॉस्टली वाला खाना है। क्योंकि हम जहाँ रह रहे, हमारे एनवायरनमेंट, हमारा जो मौसम है,
और Seasonal हमारे food कह सकते हाँ हैं। उसी एरिया में जो मिल रहा है, हमारी सीजन में जो मिल रहा है, क्योंकि वही बेस्ट होता है हमारे लिए, तो वो खाना है। और खाने में मेनली मिलेट शामिल कर दिया, राजगिरा से लेके बाजरा, फिर ज्वार, फिर रागी, फिर मैंने काफ़ी सारी डिशेस एक्सप्लोर किया कि मैं कैसे बनाऊं और कैसे, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और एक्सपेरिमेंट करना मेरा नेचर हमेशा से रहा। तो बस वो भी एक चालू कर दिया कि कैसे हेल्दी फूड बनाया जाए ताकि परिवार में किसी को तकलीफ नहीं हो। मैं तो ये बोलूँगी कि खुश रहना, कैंसर आ गया है तो सबसे पहले अपने आप को खुश रहना है। कोई नेगेटिविटी आजू बाजू बात नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं, बस खुश रहो, बस तो जल्दी से निकल आओगे कैंसर से। और जो डॉक्टर ने बोला है वही फॉलो करना है, और आजू बाजू वाले या जो भी रिलेटिव्स जो भी बोले किसी का नहीं सुनना है, क्योंकि अपने डॉक्टर जो बोलते हैं वही। दूसरा वो क्या होता है कि अपने में हम आयुर्वेद भी चालू कर देते हैं, हम होम्योपैथी भी चालू कर देते हैं, लेकिन अपनी एलोपैथी भी चालू है। तो अपने कुछ दवाई आयुर्वेद में ऐसी है कि वो एलोपैथी का दोनों का काम करने का तरीका डिफरेंट है, तो वो उल्टा असर होता है। तो तुम वहीं के वहीं रहते हो, अगर दोनों दवाई ले रहे हो काम नहीं हो रहा है। मेरा बोलना ये है कि कुछ मेडिसिन, यानी अपने जो एलोपैथी डॉक्टर है उनको पूरा पता होना चाहिए कि हम क्या ले रहे हैं साइड बाय साइड। क्योंकि मैंने होम्योपैथी चालू किया था, तो होम्योपैथी में भी कुछ मेडिसिन ऐसी है कि वो नहीं जा रही है, अपनी जो ट्रीटमेंट चल रही है उसके साथ नहीं लेनी चाहिए। तो मेरे डॉक्टर को मैंने कंसर्न किया कि क्या मैं चालू करूँ या मैं ये मैं ले रही हूँ। तो डॉक्टर भी उतना एजुकेट होना चाहिए कि उनको ये भी पता हो। तो मैं खाली पेन किलर के लिए आर्निका यूज़ कर रही थी, और नौसिया के लिए जो दवाई देते हैं वो मैं होम्योपैथी लेती थी। उससे मुझे वॉमिटिंग का, क्योंकि केमो चालू होती है तो तुमको वॉमिटिंग होती है, और डॉक्टर हमेशा टेबलेट दे देते हैं। लेकिन फिर उसका भी तोड़ है कि हम हर टाइम इतनी ऑलरेडी केमोथेरेपी की टेबलेट और सब जा रहा है पॉइजन, तो ये भी खाना क्या ज़रूरी है। तो फिर मेरे डॉक्टर थे, उन्होंने बोला नहीं मैडम आप सही बोल रहे हो, नहीं खाना है, आप लेमन शॉट लो, जैसे दारू का शॉट होता है ना 30 मिली का एक शॉट, तो आप लेमन को स्क्वीज करो, 30 मिली लो, उसको ऐसे ही उड़ेल दो, बस थोड़ा सा पानी पी लो, उससे वॉमिटिंग सेंसेशन एकदम बंद हो जाएगी। तो मैंने वो चालू किया, तो मैं वॉमिटिंग की दवाई मेरी बंद हो गई। यानी मेरे को थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ा कि मैं क्या करूँ, इसको कैसे ओवरकम करूँ, या ये तकलीफें हैं तो मैं अब कैसे करूँ। सो आप अपना नंबर शेयर करना चाहोगे अगर किसी को भी कैंसर के रिलेटेड आपसे सजेशन चाहिए होगा या कुछ कंसल्ट करना होगा तो? श्योर, मेरा नंबर है 9586030321। ओके, ये नंबर स्क्रीन पे भी हम दे देंगे। एंड अब आपकी लाइफ कैसी चल रही है? तब जब एक स्टेज था जब डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके 20% चांसेस है, तो उस टाइम पे कैसा महसूस हो रहा था आपको? क्या लग रहा था आपके दिमाग में, क्या चला? बिकॉज इट्स लाइक कि अब आपको पता है कि आपके जीवन के आखिरी दिन है, तो आपने उस वक्त कैसा महसूस किया? पहले तो मैंने एक्सेप्ट करना बहुत ही टफ था। मीन्स तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करोगे कि अब तुम मरने वाले हो, अब टाइम नहीं है। और मीन्स मैं फिर वो सोचना चालू किया कि मेरी लाइफ कभी ऐसी नहीं रही कि मुझे कैंसर हो। मैंने ऐसा क्या किया? ना ही मेरा फूड कभी गड़बड़ रहा। मैं विपासना मेडिटेटर हूँ, मैं साधना करती हूँ रेगुलर, मैं एक योगा पूरा करती हूँ। मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है कि कहीं पे भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे कैंसर हो। मेरा फूड प्रॉपर है। मैं ये उम्र में भी मैं नेचर कैंप में जाती हूँ, ट्रेकिंग करती हूँ। मीन्स मैं बहुत ही हेल्दी हूँ। कभी मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे कैंसर हो सकता है। लेकिन मुझे ये पता चला कि सबसे बड़ी वजह है मेंटल हेल्थ, जो हम सोचते ही नहीं है। मीन्स ये दिशा में हमारे इंडिया में बहुत ही लोग सोचते ही नहीं है। लोग एक ही होता है कि पागल बस वही है, तभी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक इंसान का ट्रॉमा होता है, हर एक इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती ही है। तो क्यों ना वो डॉक्टर को कंसर्न करे, क्यों ना वो बताए और थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट ले तो हम हेल्दी रहे। मैंने अपने आप को इतना दुखी कर लिया था, तो बस यही वजह थी कि कैंसर हुआ। तो बस मैं तो ये बोलूँगी, बस खुश रहो, सारी बीमारियां दूर रहेगी। आई थिंक मैंने ओवर द टाइम यही महसूस किया। हम पे किसी भी तरह का प्रेशर है, हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं या टेंशन है, तो वो टेंशन
हमारे दिमाग से हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, हमारे बॉडी में वो एक रूप ले लेता है किसी भी बीमारी का, क्योंकि उस प्रेशर को अगर वो रिलीज़ नहीं हो रहा, बहुत टाइम हो गया, वो टेंशन हमारे दिमाग से बॉडी में ट्रेवल कर रहा है कांस्टेंट, तो वो जाएगा कहाँ? ना वो बाहर निकल पा रहा है, ना हम उससे बाहर निकल रहे हैं, ना उसको दूर कर रहे हैं, तो कोई ना कोई बीमारी का रूप लेके बाहर आ जाता है। तो मैंने खुद ने महसूस किया कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं है। एग्जैक्टली। हम बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं, मेरा ये सभी को सजेशन है, आप बहुत सारी जॉब ऐसी कर रहे होगे जहाँ पे आप सफ़र कर रहे होगे मेंटली, शायद घर में भी किसी चीज़ को लेके सफ़र कर रहे होगे मेंटली, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ क्लियरिटी लाओ, बाउंड्रीज ड्रॉ करो। जिस जॉब में अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, लीव इट, जब तक आप बीमारी का वेट ना करो। आपको नहीं पता कि उस 1 साल के खराब जॉब ने जो मेंटली आप पे इफेक्ट कर रहा है, वो आपकी बॉडी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाएगा, जिसका आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। घर में अगर किसी चीज़ को लेके रेगुलर प्रॉब्लम्स हैं, आपको नहीं पता कि वो आगे जाके क्या रूप लेगा। आपको ऐसा लगता होगा ठीक है ना, बट वो ठीक नहीं होता कभी। योर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली लिसनिंग टू यू, वो सुन रही है हर सेकेंड, एंड क्योंकि वो चीज़ बार बार हो रही है, तो वो बॉडी में कोई ना कोई बीमारी के रूप में आती है। तो आई थिंक घर में या कहीं पे भी मेरा ये मानना है कि जहाँ अगर कोई चीज़ से टेंशन हो, मुझे ऐसा लगता है जीवन है तो सब कुछ है ना, जीवन सबसे बड़ा है, राइट? सही। तो बाद में सब कुछ होगा, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, जीवन है तो ना, जीवन नहीं है तो कोई नहीं है ना, वो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, फैमिली, पैसा, सब नल एंड वाइड हो जाता है। तो आप अपने खुशी के लिए एक्शंस लो। मेरा ये सजेशन है जो मैंने अपने लाइफ में किया, जब मुझे पता चला कि अब चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी, तो जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ से निकाल सकता था वो निकाल दी, जो नहीं निकाल सकता था वहाँ बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी, क्लियर होना शुरू कर दिया कि ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है, गलत नहीं है, सही है, मैं ऐसे लाइफ जीना चाहता हूँ। बिकॉज आज के टाइम पे लाइफ कॉन्स्टेंटली रनिंग और रशिंग है, दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो, और जैसे ही हमारे हेल्थ पे कुछ बड़ा इशू आ गया, ब्रेक, फिर हम ऑब्जर्वर बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी मेडिकल इशू किसी को भी आता है, वो उसका गुस्सा, उसका कुछ बनने की एम्बिशन, वो सबका ऑब्जर्वर बन जाता है। तब तक जब तक वो दौड़ में होता है, तब तक उसको पार्ट होता है वो कि मैं ये दौड़ रहा हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मेरे को गुस्सा है, मैं इसको बताऊंगा। टारगेट होता है ना, ये अचीव करना है, हम यहाँ पहुंचे, अब ये टारगेट है। और जैसे ही मेडिकल या हेल्थ इश्यूज आता है, हम ऑब्जर्वर बन जाते हैं, हम हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, और तब ऐसा बहुत शांत लगता है, सबके लिए अच्छा फील होता है। तो अगर आप पहले से ही एक ऑब्जर्वर की तरह किसी भी चीज से अटैच ना हो जाओ, बिकॉज कितना भी लाइफ में वो कर लो, आप कितने भी इंश्योरेंस ले लो, कितनी भी प्लानिंग कर लो, आपको आपका कल नहीं पता ना, आपको अगला सेकंड भी नहीं पता। तो लाइफ में सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, वो है जीना। बहुत इम्पोर्टेंट, हम जीना भूल जाते हैं सब चीज़ के चक्कर में। सही। और जीना क्या है? जीना यानी आप जो बोलना चाहो वो खुल के बोल सको, आप जो करना चाहो वो खुल के कर सको, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो लोगों से, आप उनको खुल से बोल सको, और लाइफ को एक लेवल पे जियो। ऐसा नहीं कि आज की दुनिया में जैसे हम बहुत चीज़ें हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो उसके पीछे भागे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस कम हो लाइफ से, या मीडियम लेवल की हो, तो हम आराम से जी सकते हैं लाइफ को। मतलब ऊपर वाले ने रहने, खाने और मिनिमल लेवल की सबकी व्यवस्था की है कि आराम से मिल जाएगा, टेंशन नहीं है। टेंशन हमेशा ज़्यादा की है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर हम क्लियरिटी नहीं लाते, चाहे रिश्तों में, चाहे ऑफिस में, चाहे फ्रेंड्स के साथ, तो भी वो बढ़ता है। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो इंट्रोवर्ट्स लोग होते हैं, जो ना नहीं बोल पाते, चीज़ों को लेके चलने की कोशिश करते हैं। बट मुझे लगता है चीज़ों को लेके चलना लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन नहीं है, क्लियर कर लेना सॉल्यूशन है। आप जब क्लियर करोगे तो उस वक्त बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो प्रॉब्लम है ना, ओवर द स्पान 1 मंथ कम हो जाएगी, कि सामने वाला भी एक्सेप्ट कर लेगा ना, उसको पता चल गया ऐसा है। सो ओवरऑल मेंटल हेल्थ मुझे लगता है, मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेनली फीमेल अपने आप को कभी प्रायोरिटी लिस्ट में हम सबसे लास्ट में होते हैं। हमारी लिस्ट सब मीन्स फैमिली, हस्बैंड, बच्चे, समाज, वही आगे है, हम सबसे लास्ट रखते। पता नहीं क्यों हमारा ब्रॉटअप ऐसा है, या पढ़ी लिखी औरत भी मैंने देखा है कि वो अपने आप को हमेशा लास्ट में रखती है। क्यों हम प्रायोरिटी में पहले नहीं हैं? तो कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ, मेरी ट्रीटमेंट गोरज मुनि सेवाश्रम में हुई, तो वहाँ मैं सेवा भी देती हूँ। वहाँ पे मैं देखती हूँ कि जो लेडीज़ है उनको कैंसर जो हुआ है, तो जब मेरी बात होती है तो मुझे पता चलता है कि वो कितना सफ़र करके वो स्टेज में आई है।
मीन्स वही वजह ज्यादा मुझे दिखती है। मुझे लगता है कि अगर आप कुछ ऐसे रिलेशन में हो जो लग रहा है कि बहुत ही अच्छा नहीं है, अब बस बहुत हो गया, तो खास करके टॉक्सिक एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए। जो भी टॉक्सिक रिलेशन है आपकी फैमिली में, जिसके साथ भी आपका रिलेशन थोड़ा गड़बड़ है, चाहे वो कोई भी हो, हस्बैंड, मम्मी, बेटा, पापा, कोई भी हो, आपको उस एरिया में बोलना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। आपको सबसे पहले अपने आप को रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो किसी को कैंसर होता क्यों है? क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं? मैं ये बोलूँगी कि हम इंसानों ने ना पर्यावरण की एकदम वाट लगा दी है। हम फॉर ग्रांटेड ले लिया है मदर अर्थ को। हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, हमारा जो कर्मा है वो ऐसा नहीं है कि वो अच्छा हो। आज खेतों में उगाए जा रहे, वहाँ हम पॉइजन डाल रहे, हम पेस्टिसाइड डाल के उगा रहे, कितना बर्ड स्पीसीज खत्म हो जा रहे। हमने बड़े बड़े मोबाइल के टावर लगा दिए, कितनी सारी चिड़िया उसकी वजह से खत्म हो गई। हम बाकी ही नहीं छोड़ा है। हम आज हम देखो पैकेट फूड, उसमें भी क्या प्रिजर्वेटिव, वो भी कैंसर कारक। हम परफ्यूम यूज कर रहे, वो भी एक कैंसर कारक चीज़ है। हम अपने घर में डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी सुबह होती है सबसे पहले हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। क्या हमें मालूम है कि ये टूथपेस्ट में भी कैंसर कारक तत्व है? सारा केमिकल हम यूज़ करें। हमारी स्किन एक स्पंज है, हम जो भी लगाएंगे वो अंदर तक जाता है, जो बहुत कम लोग फील करते हैं कि हमारी स्किन एक स्पंज जैसा चीज़ है। तो मॉर्निंग में उठने से लेके रात तक सोने तक हम जो जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो कैंसर कारक है? हम अपना बाथरूम में टॉयलेट क्लीनर यूज़ कर रहे हैं, हम नहाने का साबुन है, हम शैम्पू है, हमारा मेकअप का सामान है। आज हम बोलते हैं ना कि हम लोग बोलेंगे कि हम तो ना वेजिटेरियन है, हम जैन है, हम स्वामी नारायण है, लेकिन वही लेडीज लिपस्टिक लगाती है, उनको यही नहीं मालूम ये लिपस्टिक लगाने में कितने कीड़ों की जान गई हुई है। उनका मेकअप का सामान क्या वेजिटेरियन है? कभी क्वेश्चन किया? यानी बहुत सारी चीजें हैं। हम फिनाइल यूज कर रहे हैं, तो क्यों हम फिनाइल ऐसी यूज नहीं करेंगे कि कीड़े दूर हो जाए? हमारे एंसेस्टर तो यूज कर रहे थे, वो कपूर यूज करते थे, नमक डालते थे, उससे हम घर का क्लीननेस करते थे। हमारा जो लेमन ऑयल है, वो फ्रेग्रेंस से ऐसे ही दूर हो जाएंगे कीड़े। क्यों हम वो सारी चीजें अभी यूज नहीं कर रहे, है ना? छोटी छोटी चीजें हैं कि हम पर्यावरण की वाटी लगा दिए। हम अपने आप को दिखाने के लिए वेल टू डू हम कार ले लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि कार की जरूरत है कि नहीं। आज पर्यावरण के ऊपर एक कार का क्या बोझ पड़ेगा? हम कितना कार्बन एमिशन करेंगे, कार्बन फुटप्रिंट हमारा कितना ये होगा, है ना? क्या हमें क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं यूज कर सकते? क्यों हम ऐसे सिस्टम नहीं डेवलप कर सकते कि कम से कम हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका यूज हो? यानी हर चीज हमने कुछ छोड़ा नहीं। हम गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट पीने से हम देखते हैं ना टीनेजर बच्चे, हम थोड़े स्टाइल मारेंगे, हम थोड़े बड़े हो गए, हम वो एक शोबाजी जैसा, लेकिन वो सारी चीज़ों से कैंसर होता है। मेंटल हेल्थ तो है ही है, वो तो मैंने ऑलरेडी बोला, लेकिन ये सारा चीज़ आजकल ड्रग्स इतने तरह के आ गए हैं बाजार में, है आप सोच नहीं सकते। पिया जा सकता है, फूका जा सकता है, सूंघा जा सकता है, बहुत सारा तरीका है लेने का। क्यों हम वो बैन नहीं कर सकते? क्यों हम उसके ऊपर काम नहीं करते? आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा? मैं सोच के भी मुझे ये लग रहा है। हम चलते फिरते सोचते ही नहीं प्रकृति के बारे में। आज एक छोटा बच्चा, जब मुझे लगता है कि ये एजुकेशन स्कूल से पहले घर से शुरू की जाए। एक परिवार, एक मदर, एक फादर अपने बच्चे को क्यों ना ये चीज सिखाए। मैं देखती हूँ कि छोटा बच्चा, ऐसे हम गार्डन में गए तो फूल अच्छा लगा, तोड़ लिया। मम्मी का रोल है, अरे बता ना, फूल वहीं पे ही कितना अच्छा लग रहा है, तोड़ने की जरूरत नहीं है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हमको लगता है कि वो हमारी हो, हमें चाहिए, हम रूट से निकाल के ले आते हैं।
क्यों ना वहीं रहना। इंसान हर चीज को अपना बनाना चाहता है। वहीं पे ही तो ये है ना, क्यों ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सबके हो जाए, सबको अपना बनाने की बजाय हम सबके हो जाए। और हम अपनों को ही सिर्फ अपना मानते हैं, पृथ्वी को अपना नहीं मानते। नहीं, थोड़ा विजन बड़ा करे ना। तो उसी वजह से जो गंदगी होती है, नेचर को हार्म होता है, घर से कचरा बाहर फेंक देते हैं, प्लास्टिक हाँ, इतना यूज हो मैं रहा अभी है। वहीं पे आने वाली थी कि घर के अंदर हम बाजार से कितनी सारी प्लास्टिक लेके आ जाते हैं कोई ना कोई रूप में। क्यों हमारे पास, मैं हमेशा अपनी बैग के अंदर एक थैली रखती हूँ कि मैं बाहर गई, मुझे कुछ दिखा, मुझे लेना है, तो मुझे वो प्लास्टिक का जबला लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं हमेशा एक स्टील की पानी की बोतल कैरी करती हूँ ताकि मैं कहीं पे भी जाऊँ लेकिन मुझे एक प्लास्टिक की पानी का बोतल खरीदना नहीं पड़े, या मैं प्लास्टिक का कोई भी चीज़ मेरे से जितना हो सके मिनिमल में यूज़ करूँ। इवन हम ग्रोसरी जब लाते हैं, आज मॉल में जाते हैं तो प्लास्टिक के पैकेट में ही सारा पैकेट कर करके ही बेचते वो लोग। हम लेके आ गए, हम नहीं रोक पाए। कुछ जैसे साबुन लिया तो रेपर हम तो उसके साथ ही आएगा, बिना रेपर का साबुन मिलेगा नहीं। अब हम क्या करें, तो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, हम उसका रिसाइकल कर सकते हैं। उसके बारे में सोचा, कितनी सारी एनजीओ है जो हमारे जो प्लास्टिक के पैकेट है, चिप्स का पैकेट हुआ, हम इकट्ठा करके हम उसको कुरियर कर दे, उसकी वो प्रोडक्ट बनाते हैं, बैग बनाते हैं, पर्स बनाते हैं, कितना सारी चीज़ें वो लोग वीविंग करके उसको स्ट्राइप में काट के, जैसे डेकोरेशन की चीज़ें, बहुत कुछ हम वो लोग बनाते हैं। तो हम क्यों ऐसा इनिशिएटिव नहीं ले। दूसरा, हमारे घर के अंदर जो डस्टबिन है, हम डस्टबिन को क्यों हम सेग्रीगेट नहीं करें। मैंने देखा है लेडीज़ अपना किचन का वेस्ट जो निकलता है सारा एक पॉलीथीन में डालती है, गांठ मारती है, डस्टबिन में डालती है। क्यों, डस्टबिन गंदा नहीं हो इसलिए पॉलीथीन का जबला जो आया था उसी में डाल दिया। उनको ये नहीं मालूम है ये पॉलीथीन जहाँ जाएगी डंप यार्ड में, हमारे गाड़ी आती, गाड़ी लेके डंप यार्ड में फेंक देगी, वहाँ गाय, इतनी सारी गाय उस प्लास्टिक को खा के कितनी सारी गाय मरती है। आप जानते हो गाय के पेट के अंदर 10-10 किलो प्लास्टिक निकलता है, ऑपरेशन करके निकालते हैं। वो हमारी देन है दी हुई। क्यों एक लेडीज ये नहीं समझती कि मैं एक सिंपल अपने घर में किचन वेस्ट बनाऊं, किचन वेस्ट का कंपोस्ट बनाऊं, ये भी तो हो सकता है। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं लगे। गुजराती घर में जैसे मटका होता है, मटका हम एवरी ईयर नया लाते हैं क्योंकि पानी ठंडा रहे। वो जो मटका फेंकते हैं उसको कुछ भी नहीं करना है, पीछे में नीचे में एक होल कर दो, अपने गैलरी में या घर के कहीं बाहर गार्डन में कोने में इतनी जगह तो मिल ही जाएगी कि आप उसको रख दो। उसी में अपना एवरीडे का किचन वेस्ट, ग्रीन वेस्ट, पकाया हुआ खाना नहीं, बनाया हुआ भात नहीं, बनाया हुआ सब्जी दाल उसमें नहीं डाल सकते। एवरीडे का ग्रीन वेस्ट, हमारा किचन का जो सब्जी का पील होता है, आलू का छिलका, प्याज का छिलका, लहसुन का छिलका, जो भी हमारा किचन वेस्ट है उसी के अंदर हम डालते जाए। कुछ दिनों बाद घर के बची हुई खट्टी छाछ भी डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं। 90 डेज के बाद वो मटका भर जाएगा, उसको कुछ नहीं करना, ढक के रखना है, कुछ भी नहीं करना है, अपने आप बनेगा कंपोस्ट। 90 डेज बाद अपना मस्त गोल्डन ग्रीन वाला कंपोस्ट आप खोलोगे, उसमें मट्टी की खुशबू आएगी, वो मट्टी बन जाती है। लोग सोचते हैं, गलत कॉन्सेप्ट है कि बदबू आएगी। बदबू इसलिए आएगी क्योंकि खुला छोड़ेंगे, उसको खुला ही नहीं छोड़ना है, उसको बंद ही करना है ना। 15 दिन में एक बार अच्छे से मिला लेना है ताकि वो मिल जाए, ताकि वो बैक्टीरिया अच्छे से पनपे, उसमें वापस उसको ढक देना है। और क्यों अपने घर में एक किचन गार्डन किया जाए, जितना भी जगह है छोटे से छोटा, आप 4 कुंडा 5 कुंडा, बॉम्बे वाली जगह में भी लोग अपनी गैलरी में 4-5 कुंडा लगा ही सकते हैं। हम तो बड़ौदा में रह रहे, हमारा फिर भी थोड़ा बहुत तो जगह है हमारे पास, क्यों अपना किचन गार्डन हम नहीं बनाए, है ना। मेरा एक ग्रुप है किचन गार्डन का, अगर आपको इंटरेस्ट है आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। हम मंथ में या 2-3 महीने में एक बार मीट करते हैं। हमारे घर के अंदर जो भी उगे हुए एक्स्ट्रा सैपलिंग हम एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, सीड्स देते हैं। मेरे घर में पुदीना है, तुलसी है, लेमन ग्रास है, मैं रोज उसकी चाय बनाती हूँ, उससे भी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। फ्रेश हब, है ना, छोटी छोटी चीजों से ही हमारे घर में ठंडक रहेगी। हम अगर एक पेड़ भी लगा देंगे ना, कितनी चिड़िया आएगी, ग्रीनरी रहेगी, हवा ठंडी रहेगी। आज जो इतनी गर्मी हो रही है,
क्यों हम एक छोटी सी इनिशिएटिव नहीं ले सकते? मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अभी तो जागना ही पड़ेगा, अब तो बस टाइम आ गया है। हमें मालूम है इंसान पैदा होने से मरने तक 16 बड़े ट्री अपनी जिंदगी में यूज करता है, वो अलग अलग रूप में। बचपन में लकड़ी का पारना झूला बनाते थे, झूले में बच्चा सोता था। हमारे घर में लकड़े का रोटी बनाने का चकला बेलन, नहाने का पाटला, कितना सारी चीज, हमारा घर का फर्नीचर हम वुड से बनाते। ये पेड़ों से आया है, हम उसने मार दिया, उसको काट के हमने ये चीज बनाए। क्या हमने अपनी लाइफ में जो चीज यूज किया है वो क्या हम रिटर्न बैक नहीं देते? लोग है ना पितृ तर्पण करते हैं, मरने के पहले हम ये विधि कर लेते हैं। हम क्यों? हमारी पृथ्वी ने हमने इतना कुछ दिया है, तो हम 16 पेड़ लगाए, हमारा तर्पण अपने आप हो जाएगा, है ना? और इतना लोग बातें करेंगे, लेकिन अपने आप हम क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं? शुरुआत हमको करनी ही पड़ेगी, हम इसको डिले नहीं कर सकते हैं। अपने बच्चे को सिखाइए कचरा इधर उधर नहीं फेंके, अपनी पॉकेट में ही जो भी चॉकलेट खाया है रेपर पॉकेट में ही डाले। अब मेरा बच्चे को मैंने ये सिखाया, बड़े होके वो कहीं पे भी देखता है रास्ते में या बस में या ट्रेन में कोई बड़ा इंसान गलत कर रहा है, वो तुरंत उसको बोल देता है। इतना जब वो 5th 6th स्टैंडर्ड में था कि आप ऐसे कैसे फेंक सकते हो, आपने कचरा ऐसे फेंक दिया, सेम ऑन यू। मीन्स ये चीज अब मम्मी सिखा सकती है ना बच्चे को। इवन सिर्फ इतनी चीज नहीं, हम में सिविक सेंस भी नहीं, हम गाड़ी कैसे पार्क करते हैं। आज देखो ट्रैफिक जाम, हम अपनी गाड़ी जहाँ रुक गई हम पार्क कर सकते हैं। ये चीज स्कूल से क्यों नहीं सिखाया जाए, घर से क्यों नहीं सिखाया जाए कि पार्किंग भी हमको ये सोच के करना है कि पीछे से आने वाले को लगे नहीं, हमारी गाड़ी हम ऐसी जगह साइड में रखे। बहुत सारी चीजें हैं जो सिविक सेंस चाहिए। जैसे कि कचरा उठा के बाहर डाल दिया, घर को घर की तरह रखा और बाहर को कचरे की तरह रख दिया। बहुत सारी चीज़ें, आई थिंक पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मुझे लगता है कि रूल्स बहुत ज़रूरी है। अब जिनको सिखाया नहीं जा सकता उनके लिए रूल्स ज़रूरी है, और जो बड़े हो रहे हैं उनको तो सिखाया जा सकता है, क्योंकि जो बड़े हो चुके हैं उनको सिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से रूल्स होने चाहिए ऐसे स्ट्रिक्ट कि ऐसा एक्शन हो कि जैसे बाद में उनको सोचना पड़े दूसरी बार ऐसा। जैसे अपने घर को घर समझने के साथ उनको बाहर को भी घर समझना चाहिए, वैसा। पूरी पृथ्वी ही वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारा सिस्टम है ना हमारा। एंड ये एक अच्छा पॉइंट था, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको पहले से सारी चीजें सिखाई जाए कि एक मुझे लग रहा है गृहिणी अगर बदल जाए ना, समाज पूरा बदल जाएगा। मीन्स एक गृहिणी को बदलना है कि मिनिमम प्लास्टिक का यूज, अपने बच्चे को ये सिखाओ कचरा कहीं नहीं फेंके। उनका फूड हैबिट, मीन्स मेरा बच्चा बड़ा हो रहा था, उनको मैंने चॉकलेट, उनको पता ही नहीं थी चॉकलेट क्या थी। घर में मैं उनको बना देती थी, अपनी चिक्की बनाती थी और सुखड़ी बना देती थी। उसको इतना सुंदर, बाजार से मैं बटर पेपर लेके आती थी और गिफ्ट पैक का रेपर आता है ना कलर वाला, शाइनी वाला, वो लेके आती थी और उसको इतना छोटा सा स्क्वायर सुंदर सा मोल्ड में डाल देती थी, एक छोटा सा स्क्वायर बनाती थी, उसमें मैं रैप करके मैं उसको देती थी और उसको लगता था यही चॉकलेट है। जब तक वो बड़ा होके स्कूल में चॉकलेट नहीं खाया तब तक चॉकलेट की डेफिनेशन ये थी। तो मुझे लगता है कि गृहिणी को भी ये शुरुआत एक फीमेल से ही होनी चाहिए। मुझे लगता है कि गृहिणी बदल जाए पूरा समाज बदल सकता है। इतनी ताकत, फेमिनाइन एनर्जी, मुझे लग रहा है कि इतना पावर है एक लेडीज में कि पूरी समाज को हम बदल सकते हैं। काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ, और आप सभी के जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो, कॉल करके भी, कमेंट में भी। एंड मिलते हैं फिर वापस। शुक्रिया। थैंक यू।